नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं और बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई। बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने संकेत दिए हैं। कल दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक है और बैठक में बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बिहार बीजेपी प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। मंत्रियों के नाम फाइनल होने की भी खबर है। तो जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मंत्रियों का नाम भी फाइनल हो चुका है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी पूर्व में की है कि हम जल्द करेंगे, तो मान के चलते हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगी। हम लोग कई सांगठनिक और कई बिंदुओं पर बात कर रहे थे। इसमें बिहार के विकास से लेकर सांगठनिक भूमिका और कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह ही दिया है, इसलिए कोई बहुत अलग से इस बिंदु पर कहने की आवश्यकता नहीं। कई बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जब मिलते हैं तो मुझे लगता है कि कई बिंदु पर चर्चा की है। और अब बात जीतन राम मांझी की। हम प्रमुख जीतन राम मांझी की मांग, कैबिनेट में उनकी पार्टी का एक और मंत्री बने। बड़ी खबर आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने मांग की है कि कैबिनेट में उनकी पार्टी का एक और मंत्री बने। एमएलसी की एक सीट पर भी मांझी की नजर है। कल सीएम से मिले जीतन राम मांझी। मुलाकात में राजनीतिक चर्चा से मांझी ने फिलहाल इनकार किया है। मुलाकात कर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी अपने आवास पहुंच गए हैं और कोरोना काल के बाद अब स्वस्थ होकर आज सीएम आवास पहुंचे थे। सर, मुलाकात का मकसद क्या था? कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, आपने भी एक मंत्रिमंडल बनाया। नहीं, वो सब बात नहीं है। कोरोना काल में जिस प्रकार से एक्टिवली हमारे लिए मुख्यमंत्री केयर किए और जिसके चलते हम बहुत शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो गए और अब हम जब चलने फिरने लग गए हैं, तो हमने समझा कि पहला मेरा दायित्व होता है कि हम उनके नज़दीक जाके आभार व्यक्त करें। हाँ, हम चाहते हैं कि एक मंत्री हमको और दें और एक एमएलसी पद दें। ये हम बहुत पहले बोल चुके हैं, उसको रिपीट हमने नहीं किया है और आज भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और अब बात बजट की, जिस पर न सिर्फ कोरोना के जरिए आई आफत से निपटने की जिम्मेदारी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की चुनौती भी है। इसलिए 2021-22 के इस बजट में सबसे ज्यादा जोर आत्मनिर्भर पर दिया गया है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। आत्मनिर्भर भारत का बजट, बेहतर 22 का बजट। 2 घंटे से करीब 10 मिनट कम के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यही बड़े ऐलान किए और इसकी शुरुआत की गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का जिक्र करके। Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. गुरुदेव की इन पंक्तियों के जिक्र का मकसद था मुश्किल वक्त में देशवासियों की उम्मीद को जगाए रखना और साल 21-22 के बजट पेश होने से पहले आम और खास की उम्मीदें भी कुछ ऐसी ही थी। अब सवाल है कि लोकसभा में साल 21-22 के लिए जो बजट पेश किया गया उसमें क्या क्या खास है, आप खुद सुनिए। There are two important feature of this budget. It is that we chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and so on. And also to, as a second feature, attend to the need of the health sector.
तो बता दें कि वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान दो ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका असर सीधे आम आदमी के जीवन पर पड़ता है। पहली, आयकर स्लैब को लेकर हुआ ऐलान, और दूसरा, बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। चलिए पहले सस्ते और महंगे के बारे में जानते हैं। इस बजट में विदेशी मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, सोलर इन्वर्टर, सोलर उपकरण और कॉटन महंगा हुआ है, जबकि स्टील का सामान, सोना, चांदी, तांबे का सामान और चमड़े से बना हुआ सामान सस्ता हुआ है। इसके अलावा आम लोगों की नजरें टैक्स स्लैब पर टिकी होती हैं। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। लोगों को उम्मीद थी कि 2.5 लाख के बजाय इस बार 3 लाख की कमाई तक टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरीके से 2 तिमाही में अर्थव्यवस्था नेगेटिव रही है, उसको देखते हुए इस बार टैक्स नहीं बढ़ना किसी राहत पैकेज से जरा भी कम नहीं है। हालांकि इस बजट में डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का कृषि सेस लगाया गया है, लेकिन ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों की जेब पर इसका कोई असर नहीं होगा। चलिए अब इस बजट की खास बातों को जान लेते हैं। मसलन ये कि इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 2,23,846 करोड़ का ऐलान किया गया, जो कि पिछले बार की बजट राशि से 137% ज्यादा है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। बीमा के क्षेत्र में सरकार ने FDI की सीमा 74% तक बढ़ाई। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू होगा। कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वाहन स्क्रैप पॉलिसी के जरिए 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां हटेंगी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के आम बजट को कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा। सीतारमण 2021-22 का बजट पेश करते हुए सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं। इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए इस बार बजट दस्तावेज सभी सांसदों समेत आम जनता के लिए डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आम बजट पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल में कारोबार पर असर पड़ा, उसके बावजूद जो बजट आया है वो काफी अच्छा है। बजट में सभी वर्ग का काफी ख्याल रखा गया है। काफी संतुलित है और आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना का कोविड-19 का जो प्रकोप शुरू हुआ है और उसके चलते कितना काम करना पड़ा है और सब तरह की परिस्थिति आई है, कितनी जगहों पर व्यापार पर असर पड़ा है, इन सब चीज़ों के बावजूद जिस तरह से इन लोगों ने 6 हिस्से में सारी बात रखी है और एक एक बात को पूरी गंभीरता के साथ जो जिस तरह से माननीय मंत्री ने रखा, हम उनको इस बात के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि हर चीज़ के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी है। और जो कुछ भी देख रहे हैं कि बजट का जो दर है वह भी बढ़ा है। अब करीब करीब 24.8 लाख करोड़ रुपए का बजट इन लोगों ने किया है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो है बजट उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद भी हर चीज़ को संतुलित करते हुए जो बजट पेश किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और कोई ऐसा विषय नहीं, चाहे वो देख लीजिए स्वास्थ्य का सवाल हो या आपको विकास का सवाल हो, सड़कों के निर्माण का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, किसी भी क्षेत्र में देखिएगा, एनर्जी का प्रश्न हो, हर जगह पर आप देखिएगा बिजली के स्वरूप में हर जगह उन लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही है। इसके लिए मैं उनको खास तौर पर बधाई देता हूं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाले टेक्सटाइल पार्क का प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन व्यापारी वर्ग टैक्स में छूट और जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की उम्मीद कर रहा था। मुजफ्फरपुर के कपड़ा कारोबारियों से इस बारे में बात की हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने।
आम बजट में टेक्सटाइल को लेकर कई सारी घोषणाएं की गई है। तो हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी प्रसिद्ध मंडी में। ये एक बड़ा बाज़ार है जो एशिया फेम का बाज़ार है, क्योंकि यहाँ हजारों दुकानें हैं, थोक से लेकर खुदरा। व्यापारियों के लिए क्या है कुछ बजट में और इस बजट को लेकर क्या है उनकी राय, क्या सोचते हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए हम पहुँचे हैं। कुछ व्यापारी हैं और कुछ नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिशियल्स हैं। तो इन लोगों से हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो बजट आया है ना, इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कुछ रहा आप लोगों के लिए। बजट व्यवसायी वर्ग के लिए बजट में कुछ भी खास नहीं है। सरकार ने, हम लोगों को जो उम्मीद थी कोरोना काल के बाद से कि सरकार हम लोग को व्यापारी वर्ग को कुछ राहत देगी, लेकिन बजट्स में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि व्यापारी वर्ग को कुछ राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। क्या चाह रहे थे जो नहीं हुआ? टैक्स में रिलैक्सेशन चाहिए था, उसके बाद जीएसटी में जो हम लोग को परेशानी आ रही, तो हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि इस बजट में जीएसटी संबंधी जो भी परेशानी व्यापारी वर्ग को है उसमें व्यापारी वर्ग के लिए सरकार कुछ रिलैक्सेशन करे। जीएसटी में जो अभी नया नियम लागू किए 2A, एक और पहले 3 गो तो था जीएसटी में 1, 2, 3, अब 2A को 2B से मिलान करना भी व्यापारियों की जिम्मेदारी है। तो इसके कारण तो उसके बाद आपका कोई सप्लायर नहीं पेमेंट किया या जीएसटी नहीं भरा तो आपको उसका पेमेंट हाथ के हाथ करना पड़ेगा। ये जो परेशानी हुई तो इसको लेकर आप लोग कुछ रिप्रेजेंटेशन करेंगे सरकार? हाँ, जरूर करेंगे। हम लोग लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग उनसे जो बिहार के जो हम लोग रहते हैं, ये वित्त मंत्री है, उससे हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे। और सरकार अच्छी तरह मालूम है कि जितने भी कारोबारी है वो सरकार के टैक्स कलेक्टर है, और उस ओर सरकार का ध्यान कहीं भी बजट में दूर दूर तक नहीं दिखता है। कुछ किया भी तो उसमें पेच लगा दिया। 5 करोड़ रुपए तक के लिए उन्होंने एक छूट दी, उसमें भी एक पेच लगा दिया। पुरानी राग पुरानी डफली, कुछ नहीं है बजट में। जिस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम लोग गुजरे और उसके बाद हम लोगों को एक आशा थी कि इस बजट में एनडीए की सरकार, केंद्र की सरकार हम लोगों को कुछ राहत देगी, लेकिन राहत के नाम पे अंगूठा दिखा दिया। कुल मिला के मुजफ्फरपुर जो टेक्सटाइल व्यापारी हैं वो इस बजट से नाराज हैं। इन लोगों ने कहा है कि सरकार को वो इसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि बजट के कुछ प्रावधान में सुधार किया जाए। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। अगली खबर का रुख करते हैं। बेगूसराय कोर्ट ने निर्माता एकता कपूर को 8 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का समन जारी किया है। एकता कपूर पर एक वेब सीरीज 3X सीजन 2 में सैनिकों की पत्नी के चरित्र को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगा है। पूर्व सैनिक शंभू कुमार ने एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद कोर्ट ने समन जारी किया है। 2020 के जून महीने का यह मामला था, जब 3X सीजन 2 का वेब सीरीज एकता कपूर और शोभा कपूर के जो अपने होम प्रोडक्शन है उसके द्वारा इस सीरीज को टीवी पे दिखाया गया, जिसमें सैनिकों की वाइफ के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। शोभा कपूर और एकता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई थी जिसमें सैनिक जो बॉर्डर पे रहते हैं या देश की सेवा कर रहे होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं, तो उनके पत्नी के बारे में इन्होंने एक वेब सीरीज बनाई जिसमें बहुत ही गलत तरीके से उनके पत्नी के चरित्र को दिखाया गया। देश की सेवा हम लोग कर रहे होते हैं और ये फिल्म एक्टर अपने पैसा के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। बिहार में इंटर की परीक्षा 1 फरवरी को शुरू हुई, जिसमें परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर प्रवेश की इजाजत दी गई थी, लेकिन कई सेंटरों पर परीक्षार्थी जूता खोलकर ही अंदर गए। ये तस्वीरें गया की हैं। परीक्षार्थियों ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी और सेंटर पर भी किसी ने उन्हें जूता खोलने से मना नहीं किया। न्यूज़ 18 की टीम ने जब एसडीओ से इस बारे में बात की तब उन्होंने जल्द कार्रवाई की बात कही। पहला दिन है, बच्चे उत्साहित भी हैं और बच्चे बढ़िया ढंग से परीक्षा दे रहे हैं। कई जगहों पर देखा जा रहा है कि बच्चे को जूता मोजा खोलकर प्रवेश कराया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं बहुत सारे सेंटर घुमा हूँ तो बहुत लोग जूता पहन के आए हैं और कहीं कहीं हो सकता है कंफ्यूजन की स्थिति हो, लेकिन क्लियर कर दिया गया है कि हर एक जगह जूता पहन के आना है, ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव आयोग ने अब वोटरों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। अब वोटर अपने मोबाइल से भी अपना वोटर एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इसकी सुविधा प्रदान कर दी है और अब डिजिटल तरीके से ये सुविधा सभी वोटर उठा सकते हैं। रेफरेंस नंबर से भी अपने एपिक डाउनलोड कर सकता है। वोटर लिस्ट क्योंकि अभी फाइनल पब्लिकेशन नहीं हुआ है, इसलिए वोटर लिस्ट तो उन लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन अपने रेफरेंस नंबर जो फॉर्म 6 जोड़ने में था उसी के साथ वो लोग डाउनलोड कर सकता है। तो यही है इस प्रोग्राम का, जिसको मैं आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग भी इसमें अच्छे तरह से पब्लिसिटी देंगे, तो जो जितना हमारा नया वोटर्स है वो सब लोग इसका फायदा उठाएंगे। उसके बाद इनमें सभी जनरल वोटर्स को भी डाउनलोड होना हो जाएगा। खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां के बायसी में शराब तस्करों का आतंक देखने को मिला है। शराब तस्करों ने गाड़ी से 2 होमगार्ड जवान को कुचल दिया, जिसमें से एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल होमगार्ड जवान बंगाल बिहार सीमा पर ड्यूटी कर रहे थे, तभी बंगाल से जा रहे शराब तस्करों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन शराब तस्करों ने दोनों को कुचल दिया। इस घटना के बाद गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भोजपुर में बालू ढुलाई को लेकर विवाद में बालू खनन कंपनी के 2 कर्मचारियों को गोली मार दी गई। गोली लगने से दोनों कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों कर्मचारी बड़हरा में ब्रॉडसन कंपनी के बबुरा चेकपोस्ट पर तैनात थे, जिन्होंने बिना चालान के जा रहे ट्रकों को रोका तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जख्मी कर्मचारियों के नाम गुलाम और निसार अंसारी हैं। सुपौल में एटीएम कैश वैन से 45 लाख रुपए की लूट हुई। लुटेरों ने कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जोधिया इलाके की है। एसआईएस सिक्योरिटीज के कर्मचारी एटीएम में रुपए डालने गए थे, जहां पहले से 2 अपराधी मौजूद थे। जैसे ही कर्मचारी वहां पहुंचे, अपराधियों ने रुपयों से भरा बैग छीन लिया और फायरिंग शुरू कर दी। जो कैश कार्ड संजय जो गोली जो है वो संजय को लगी। गार्ड को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। जदिया एटीएम हम लोग लोडिंग करने के लिए पहुंचे, लड़का लोग वीआईपी में कैश लेके 45 लाख एटीएम में जैसे घुसा। वो लोग पहले से खड़ा था, पता लग चला नहीं, ठीक है। और जैसे घुसा एटीएम में, बस वो लोग जैसे वीआईपी रख रहा है, बस लब के पकड़ा गोली चलाना शुरू कर दिया। एक गार्ड गाड़ी में था और एक गाड़ी संजय नाम का जो था ये बाहर में था, उनका सपोर्ट में था। बस वीआईपी पकड़ा और पहला गोली तीनों को लगा, इठा में गिर गया। उसके बाद 3-4 फायरिंग आकाशवाणी में करने लगा। जैसे लड़का कैश लेके एटीएम के अंदर पहुंच रहा था, पहुंचा भी नहीं था गेट पे, पहुंचा उसके बाद वो हथियार दिखाया। हथियार दिखाने के बाद वो 2 फायर भी किया बाहर। उसके बाद मेरे गनमैन को सर में गोली मारा। उसका वीआईपी लिया, फिर हम लोगों की तरफ इधर दिखा के वीआईपी लिया। वीआईपी लेके फिर वो फरार हुआ। फिर बाहर में 2-3 फायर किया। फिर हम लोग वहाँ का वॉल्ट बंद करके वहाँ से निकले। वहाँ हॉस्पिटल पता किए नज़दीक में नहीं था, त्रिवेणीगंज आया है हॉस्पिटल। यहाँ डॉक्टर बोल रहा है कि गनमैन डेथ हो गया। कि एक 3 अपराधी बताए जा रहे हैं आए और गार्ड को गोली मार दी, जिससे जो कैश ले जा रहा था वो डर गया, उसने बैग को छोड़ दिया। उसके बाद अपराधी कैश को लेकर भाग गए। विभिन्न पुलिस टीमें काम कर रही हैं। अररिया के फारबिसगंज में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पिछले 24 घंटे में अररिया में यह दूसरी हत्या की घटना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह शख्स अपनी जमीन रजिस्ट्री के लिए ऑफिस आया हुआ था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गया में जिला पुलिस और एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुद्वारा रोड के होटल ग्रैंड पैलेस में करीब 5 घंटे तक छापेमारी की गई और 4 युवकों को हिरासत में लिया गया। संदिग्ध वस्तु की आशंका को लेकर बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि जाली नोट और विदेशी मुद्रा के मामले को लेकर छापेमारी की गई।
ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हिरासत में लिए गए युवकों का नेटवर्क किससे जुड़ा है। हालांकि छापेमारी के बाद सिटी एसपी साफ साफ कुछ भी बोलने से बचते रहे। किसी प्रकार के अफवाह पे मत जाइए, जो भी सूचना है आपको प्रॉपर तरीके से दी जाएगी, किसी चीज का स्पेकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं। और अगली खबर आरा से है, जहां धरहरा के आरा पटना एनएच पर अचानक पिकअप वैन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वैन में आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है, लेकिन तस्वीरों में आग की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो काफी भयावह है। आग बुझाने में आसपास के मौजूद लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में पिकअप का ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। औरंगाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीण हॉस्पिटल के पीछे खेतों में एक्सपायरी दवा फेंकी हुई मिली है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे अस्पताल जाते हैं तो उन्हें दवा नहीं दी जाती है, वहीं एक्सपायर होने के बाद दवा ऐसे ही खेतों में फेंक दी जाती है। जबकि दवा फेंकने को लेकर नियम है कि एक कमेटी बनाकर उसको नष्ट किया जाता है। यहाँ पर तो हम लोग के साफा कहा जाता है कि दवा यहाँ पर नहीं है, और इसको बाद में कोई बच्चे लोग आते हैं, उन लोग के डांट भी देता है लोग, और इसको बाद में अब दवाई मिला हुआ है तो बदमाशी सर लोग के। हम कुछ दवा है जिस साल भर चलता, बाकी दवा कुछ एक्सपायर है। तो उसके एक्सपायरी को लेकर कुछ रूल नियम है कि ऐसे ही फेंक दिया जाता है सर? नहीं, ऐसे नहीं फेंका दिया, उसका कमेटी बना करके तब डिस्पोजल होता है। सड़क सुरक्षा माह को लेकर रोहतास के एसपी आशीष भारती खुद बुलेट बाइक लेकर सड़क पर निकले थे। माथे पर हेलमेट पहनकर अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वे निकले और लोगों से आग्रह किया कि वे यातायात नियम का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।